शैल वी स्टार्ट द क्लास? 7 मिनट ऑलरेडी हो चुके, और वेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल्स अपने सारे कवर कर लिए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए दो डायरेक्शंस हो सकती हैं। एक डायरेक्शन ये हो सकता है कि हम पहले सीएफजी की तरफ, ग्रामर की तरफ आगे बढ़ जाएं, और ग्रामर में जो बची हुई छोटी छोटी चीजें हैं, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शंस है, बहुत सारी अभी एक्स्ट्रा चीजें आएंगी छोटी छोटी, वो सारी चीजें हम अपनी खत्म कर लें। ठीक है, दैट इज वन वे। एंड अनदर वे इज कि पहले हम पीडीए को फॉर्मली पढ़ लें, और पीडीए बनाते कैसे हैं वो सीख लें। ठीक है, आई वुड लाइक टू नो सजेशन, आई वुड लाइक टू सी सजेशन फ्रॉम योर साइड। आप लोग क्या प्रेफर करेंगे? पहले ग्रामर पढ़ के उसमें 6-7 टॉपिक हैं, पहले उनको खत्म कर लें, या पहले पीडीए बनाना सिखा दूं? पीडीए कैसे होता है? कैसे होता है वो तो जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, दोनों में से कोई एक चीज चूज करो। ओवरव्यू दे दो ना, तो आइडिया है क्या करना है। ग्रामर में बेसिकली क्या है, जो प्रोडक्शन आपने पढ़े हैं उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो ग्रामर में आगे जो चीजें हैं वो इस तरफ जाएंगी कि उन प्रोडक्शंस में क्या क्या इम्प्योरिटीज हैं, और जो जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हमें दूर कैसे करना है। ठीक है, मोस्टली थिंग्स विल गो इन दिस दिस डायरेक्शन। पीडीए में क्या होगा, जैसे पीडीए अभी मैंने आपको केवल स्टैक बता दिया है, ठीक है, बट एक्चुअली ये भी ऑटोमेटा ही है। और ऑटोमेटा जो है वो टपल्स से चलता है। फाइनाइट ऑटोमेटा टपल से था, हमारे पास मीले मूरे मशीन थी वो टपल से थी, इसी तरह ये भी टपल्स से चलता है। तो पीडीएफ में हम पहले उन टपल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर ये जो स्टैक की वर्किंग है, इसे लिखना ऐसे नहीं है, समझाना ऐसे है, समझना भी ऐसे ही है, लेकिन फॉर्मली लिखना ऐसे नहीं है। भाई पीडीएफ में भी तो स्टेट्स होंगी, जैसे पहले थी स्टेट्स वैसे अब स्टेट्स होंगी। आपने देखा जैसे जब हम ऑटोमेटा विद आउटपुट पढ़ते थे तो एक नया टपल आके ऐड हो गया था आउटपुट सिंबल्स के लिए। अब इसी तरीके से यहाँ पर ऑटोमेटा विद स्टैक है, ये क्या हुआ, ऑटोमेटा, रेगुलर ऑटोमेटा विद स्टैक। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसमें आके स्टैक के लिए कुछ नया टपल ऐड हो जाएगा। तो इसमें हमको वो सारे टपल्स पढ़ने होंगे, और उन सारे टपल्स के साथ मिला के ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखेंगे, फंक्शन भी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले केवल इनपुट सिंबल और स्टेट हुआ करते थे। अब स्टेट भी होगा, इनपुट सिंबल भी होगा, संग में स्टैक सिंबल भी होगा, या स्टैक टॉप भी होगा। तो ट्रांजिशन फंक्शन कैसे चेंज हो जाएगा, वो सारी चीजें हमें स्टडी करनी होंगी। और फाइनली ये जो अनऑफिशियल पीडी हमने समझा है, इसको ऑफिशियल कर देंगे। अब इन दोनों में से जो चीज आपको अच्छा लगे वो मैं पढ़ा दूंगा, बिकॉज बोथ आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। बोलो क्या पढ़ना है? मैं फर्स्ट की ओर जाऊंगा। हाँ, मैं फर्स्ट की ओर जाऊंगा। फर्स्ट की ओर। सागर सिंह फर्स्ट, एनीबडी एल्स? Let's continue with the language remaining topic. लैंग्वेज नहीं, ग्रामर। लैंग्वेज तो हो गई खत्म। Okay, sir. Grammar. और कोई? पीडीए पढ़ना है तो लोगों को अपने वोट्स बढ़ाने पड़ेंगे पीडीए की तरफ। एनीबडी एल्स? टाइप भी कर सकते हैं, यू कैन पुट योर चॉइस इन द चैट बॉक्स। ग्रामर पढ़नी है, पीडीए पढ़ना है? ग्रामर सर। चलो, गुड। सिंस मे मोस्टली पीपल आर सेइंग ग्रामर, तो ग्रामर से शुरुआत करते हैं। मिड ठीक टू है, में तो फिर यही आएगा ना, अरे मिड टर्म में सारा आएगा। पीडीए भी आ जाएगा ना फिर तो तब अरे तक। पीडीए के संग संग ट्यूरिंग मशीन भी आएगी मिड टर्म में। यूनिट ओके। 4, 5, 6 सब आ रहा है मिड टर्म। इज होल सिलेबस, पूरा सिलेबस आ रहा है मिड टर्म में। मिड टर्म के हिसाब से मत सोचो, पढ़ने में इंटरेस्टिंग क्या लगेगा ये सोचो। मिड टर्म में तो सभी आएगा। सोचना पड़ता है ना सर। अरे तो मैं बता रहा हूँ ना उसका एंड क्या है, मिड टर्म में तो सभी कुछ आएगा, ट्यूरिंग मशीन भी आएगी, ट्यूरिंग मशीन भी पढ़ेंगे हम। मैंने पहले ही बताया था, शुरुआती जो टॉपिक्स थे केवल वो, उनको करने में ज्यादा समय लगता है, बाकी के टॉपिक्स इतना टाइम नहीं लेंगे, फटाफट फटाफट खत्म हो जाएगा बहुत कुछ। चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस।
टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आज और आने वाली 2-3 क्लासेस तक बेसिकली हम किस पर्पस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हर क्लास का पर्पस अलग अलग नहीं होगा। नेक्स्ट 2-3 क्लासेस विल रिमेन ऑन द सेम पर्पस। ठीक है, बस उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, हर क्लास में एक एस्पेक्ट कवर करेंगे, पर्पस वही रहेगा। स्क्रीन बताइए एक बार, मेरी विजिबल हो गई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. गुड। सो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि ग्रामर क्या था। ठीक है, याद इसलिए दिलाना जरूरी है क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग भूल गए होंगे। तुम लोग पढ़ते नहीं हो इसलिए भूल गए होगे। मैंने पहले ही बोला था दिमाग में रैम लगी होती है, 3-4 दिन याद रहेगा, उसके बाद सब सफाचट हो जाना है। वो परमानेंट तभी रहता है जब आप चीजें रिवाइज करते हो। ठीक है, ग्रामर हमने पढ़ी थी। ग्रामर में हमने दो बातें मेनली पढ़ी थी। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग, जस्ट वन मोर थिंग। चॉम्स्की हायरार्की फॉर लैंग्वेज वो मैं और यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चॉम्स्की हायरार्की फॉर लैंग्वेज कैसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज CFL. Am I drawing it reverse? आप भी भूल जा रहे हैं, हम क्या करेंगे फिर? सही बात है, मुझे भी अब ये वाला पढ़े हुए बहुत दिन हो गए। दैट प्रूव्स, अभी देखो मैंने जो बोला वो खुद ही साबित हो रहा है कि इफ यू डोंट वर्क आउट द थिंग्स ऑन द थिंग्स रेगुलरली तो आप भूलने लगते हो चीजें। ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूं भाई, आई कैन ऑल्सो फॉरगेट द थिंग्स। तो अभी आप समझ लो कि जब मुझे भी चीजें याद रखनी पड़ रही हैं, दोबारा देखना पड़ रहा है, बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग टाइम, बहुत समय से नहीं पढ़ा मैंने ये। तो आपको चीजें कितनी अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी, यू कैन थिंक ऑफ इट। न्यूमरेबल, चॉम्स्की हायरार्की फॉर लैंग्वेज, और आप याद रखिए। ठीक है, वन इज रेगुलर, इसके ऊपर DCFL। ठीक है, इसके ऊपर CFL, इसके ऊपर मैं इसको यहां एंड कर देता हूं, ऊपर बना दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर CSL, रिकर्सिव, और एट लास्ट वी हैव रिकर्सिवली इन्यूमरेबल। थ्योरेटिकल आते हैं यहां से कभी कभी। रिकर्सिव, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल, और इन सारी लैंग्वेजेस के लिए आप चॉम्स्की हायरार्की ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कई बार, सो रिमेंबर दैट थिंग। ठीक है, एक और टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी समझ लीजिए क्या होते हैं। कभी कभी आपको ऐसा पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं। जो सपोज आपको एक लैंग्वेज दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है A*, B*। अगेन जो मैं बताने जा रहा हूं दैट इज गोइंग टू बी समथिंग कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था, आपको याद होगा जब मैंने ग्रामर पढ़ाई थी, देन आई टोल्ड यू कि चॉम्स्की हायरार्की को कई बार लोग गलत तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर बताया था कि कोई एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप किसी दूसरी रेगुलर ग्रामर के साथ कंपेयर ना करें, चॉम्स्की हायरार्की के बारे में समझते हुए। ऑलवेज रिमेंबर, चॉम्स्की हायरार्की कभी भी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए नहीं होती है। चॉम्स्की हायरार्की इज ऑलवेज फॉर द सेट ऑफ लैंग्वेजेस और फॉर द सेट ऑफ ग्रामर्स। गेटिंग इट? चॉम्स्की हायरार्की हमेशा उसके लिए होती है, चॉम्स्की हायरार्की कभी भी एक लैंग्वेज के लिए नहीं होती है। इसी तरह से
ध्यान रखना है आपको कि अब जो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ, ये और चॉम्स्की हायरार्की, दे मे बी गोइंग टू सम डिफरेंट डायरेक्शंस, ये बिल्कुल एंटी पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो उस वक्त आपको ये चीज ध्यान रखनी है। Am I audible to everyone? Yes, sir. स्क्रीन चेक कीजिए फटाफट, विजिबल है? Yes. Yes, sir. ठीक है, फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू दिस अगेन। कभी कभी इस तरीके के और भी क्वेश्चंस होते हैं आपको एग्जाम में। आई विल शो यू। सपोज देयर इज अ लैंग्वेज कॉल्ड L1, ठीक है, एंड देयर इज अनदर लैंग्वेज कॉल्ड L2, which is a power n b power n, where n is greater than equals to 0, ठीक है, एंड देयर कैन बी 4 ऑप्शंस। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? फाइनली एक बार मुझे रिपोर्ट कर दो। यस सर। Yes, sir. There can be 4 options. L1 is the subset of L2, L2 is the subset of L1, L1 is equal to L2, और none of the above। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करके देखो, कैन यू गेस इट? बताओ। इसको भगा दे कबूतर को, ये पंखे वंखे से कट जाएगा। अभी TC3 में ही एक एक्सीडेंट हुआ था। और बंद कर दे विंडो, अगर फैन ऑन किया हुआ है तो सारी विंडो बंद कर दे बेटा। पीछे से भी बंद कर दे। अभी TC3 में एक कबूतर कट गया था फैन से, ठीक है, फाइन, कम बैक। यस, कैन समबडी गेस इट? C. Which one? L1 equals to L2. L1 is equal to L2, that is one option said by, say your name. Uday. उदय। बाकी लोग रजिस्टर योर आंसर्स। अपना स्टेक बताइए, क्या लगता है आपको? सी। सी, ओके। एनीबडी एल्स? और सी, और किसको लगता है सी? नाम बताओ अपना। देवांग। देवांग। एनीबडी एल्स? डोंट रेज द हैंड्स, आई कैन नॉट सी दैट। मुंह से बोल के बताओ।
अब इस तरह के C. क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करने का तरीका देख लीजिए, ठीक है, कैसे होता है. दीज आंसर्स, उदय एंड देवांग, although answer is wrong, but no problem, you people have attempted, that is good thing. कोशिश करना ही बहुत होता है, सीख जाओगे अब आप, ठीक है. Now try to understand one thing. इसको देखने के दो तरीके हैं, ठीक है, एक गलत है एक सही, मैं आपको दोनों बता रहा हूं, ठीक. सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये क्या है, रेगुलर या सीएफएल, लाइक रेगुलर या डीसीएफएल, टेल मी दिस. DCFL. डीसीएफएल So- है, हाँ. गुड इनफ, दिस इज डीसीएफएल, ठीक है, फाइन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये कैसी है, रेगुलर, Regular. ऑब्वियसली रेगुलर, ठीक है. अब अगर हम चॉम्स्की, एक काम करो आप लोग, फॉरगेट दिस, इसको ना मैं कल बताऊंगा, ठीक है, जस्ट फॉरगेट दिस, इसको इसको हटा दो, डोंट यूज दिस वन. ये मैं आपको कल कंफर्म करके बताऊंगा. फर्स्ट आई जस्ट हैव टू चेक इट वंस. आई डोंट थिंक सो कि जो रिजल्ट्स मिले गूगल से वो ठीक है, करेक्ट है, इसमें कुछ तो गड़बड़ निकलेगी शायद. आई क्रॉस चेक इट एंड देन आई लेट यू नो, ओके. जस्ट फॉरगेट दिस थिंग. डिलीट ही मारता ना उसको. नहीं हो रहा वो, पहले वही कोशिश किया था, ठीक है. अब इसको ध्यान से देखिए, इसको ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है, कैसे आपको सोचना चाहिए. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है. लिखा है सामने ए स्टार बी स्टार, मतलब क्या हुआ, एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी, ठीक है. दे शुड बी क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. अब ए पावर एन बी पावर एन में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी, ठीक है. अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ए स्टार बी स्टार लैंग्वेज का एक सेट बनाने का कोशिश करूं, तो व्हाट आई कैन हैव, ए बी रख सकता हूं या नहीं, सब लोग रिस्पॉन्स कीजिए. Yes. कैन आई हैव इट, ऑफ कोर्स आई Yes. कैन हैव इट. आई कैन ऑल्सो हैव इट डबल ए बी, रख सकता हूं. आई कैन ऑल्सो हैव इट ए डबल बी. कहने का मतलब सारे ए फॉलोड बाय सारे बी, इंक्लूडिंग ए पावर एन बी पावर एन ऑल्सो. यस और नो, बात आ रही सबको समझ में, इंक्लूडिंग ए पावर एन एंड बी पावर एन ऑल्सो, ठीक है. बट ए पावर एन बी पावर एन में वो सारी स्ट्रिंग्स कैरी कर सकता हूं जो यहां कैरी कर लूंगा, आई कैन नॉट कैरी. No. ये सेट जो है ये वो सारी स्ट्रिंग्स कैरी करता है जो ए पावर एन बी पावर एन को बिलोंग करती हैं. बट ये जो है ए पावर एन बी पावर एन वो सारी स्ट्रिंग्स को कैरी नहीं कर पाएगा जो ऊपर वाले ए स्टार बी स्टार को बिलोंग करती हैं. तो अगर मैं स्ट्रिंग्स का या लैंग्वेजेस का एक सेट बनाऊं, तो आई कैन से S1 S2 S3 सब अप टू सब Sn, और इसमें भी अगर मैं सेट बनाऊं, तो ये सपोज ये कुछ T1 T2 T3 अप टू Tn, तो व्हाट आई कैन अश्योर कि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो इसमें ना हो, बट इसमें ऐसा बहुत कुछ होगा जो इसमें नहीं होगा. तो ऑब्वियसली सुपर सेट कौन सा हो गया, ए स्टार A star, B star. बी स्टार. एंड सबसेट कौन सा हो गया, ए पावर एन बी पावर एन. सो दैट्स द रिलेशन. अब इसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन चूज कर लेंगे. यू कैन फाइंड आउट L2 इज द सबसेट ऑफ L1. गॉट इट, बात समझ में आ गई सभी को, Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. क्वेश्चन का एक तरीका मैंने बता दिया है सॉल्व करने का, ठीक है. एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके बता दिया है, ठीक है. तो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं करने आपको इसी तरह से हैं. ऑब्जर्व द लैंग्वेज, देखो कि ऐसा भी कई बार ऐसी भी लैंग्वेजेस आएंगी वो आर नॉट कंपेरेबल टू ईच अदर. सबसेट के बारे में ऑप्शन लिखा हुआ होगा पर एक्चुअली वो एक दूसरे के लिए कंपेरेबल तक नहीं होंगे,
ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ऑब्वियसली कंपैटिबल ऑप्शन ही आएगा, ऐसा ही ऑप्शन लिख कर आता है जो आप एक चूज कर सकें। ठीक है, कुछ नहीं आता है तो अक्सर नीचे नन ऑफ द अबव लिखा होता है, वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। दिस इज न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द फॉर्मल डिस्कशन ऑफ पीडीए। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर, सॉरी हमें ग्रामर पे जाना था, सॉरी सॉरी सॉरी। अब वापस आते हैं ग्रामर की तरफ। ठीक है, तो ग्रामर का बेसिक्स क्या था? ग्रामर का बेसिक्स था कि ग्रामर एक 4 टपल वाला टूल होता है, जिसमें एक स्टार्टिंग सिंबल होता है, जिसमें एक नॉन टर्मिनल्स का सेट होता है, जिसमें एक टर्मिनल्स का सेट होता है, और जिसमें एक प्रोडक्शन रूल्स का सेट होता है। और ग्रामर आपको अगर याद है तो डेफिनेटली आप अच्छे से जानते हैं कि प्रोडक्शन रूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ग्रामर। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यू नो दैट, ये भी आपको पता है। ठीक, अब बहुत शुरुआत में मैंने आपको समझाया भी था जब हम टाइप्स ऑफ ग्रामर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कि कुछ ऐसे प्रोडक्शंस होते हैं विच आर नॉट यूजफुल। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था ए बी अगर सी को डिराइव कर रहा है, सो दिस इज नॉट समथिंग यूजफुल, क्योंकि अकेला ए भी सी को डिराइव कर सकता है, इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, तो इस बी को इंक्लूड करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसके बेसिस पर हमने कुछ टाइप्स ऑफ ग्रामर्स बनाए। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर बनाई, उसमें बहुत सारे प्रोडक्शंस अलाउ किए। फिर उसके बाद CSG बनाई, CFG बनाई, रेगुलर बनाई। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर होती है वो होती है CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डिजाइन्ड बाय यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। ठीक है, तो अब आगे हमें क्या करना है, इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो है वो डीप स्टडी करनी है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर स्पेशली हैज टू बी स्टडीड वेरी वेरी डीपली। अब डीप स्टडी में हम क्या क्या करेंगे? ठीक है, CFG की जो डीप स्टडी है वो बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहले इस ग्रामर के अंदर क्या होता है, CFG होने के बाद भी, CFG के रूल्स को फॉलो करने के बाद भी कभी कभी ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस होती है। एम्बिगुअस का मतलब कोई ऐसा है जो ना समझता हो? डीबीएमएस पढ़ लिया है? डीबीएमएस पिछले सेमेस्टर्स में हो गया या अब आएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। हो गया। ठीक है, सो डेफिनेटली एम्बिगुअस ग्रामर्स जानते होंगे क्या होता है, सॉरी नॉट ग्रामर्स, द वर्ड एम्बिग्यूटी या एम्बिगुअस जानते हैं सब लोग क्या होता है? क्या होता है बोलो? एम्बिगुअस टपल्स पढ़े होंगे, एम्बिग्यूटी पढ़ी होगी डीबीएमएस में। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बंद करो तुम लोग, नॉलेज ओरिएंटेड चीजें पढ़ा करो, इसलिए भूल जाते हो। पढ़ाने भी तो चाहिए था सर। अब दिस इज नॉट समथिंग जिसपे मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ, ये आपका और फैकल्टीज का अपना डिस्कशन है। मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी लेता हूँ, इसमें किसी को भी कोई समस्या है खुले दिल से आके मुझसे बोलो। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है कि हाय रे हाय अब क्या हो गया, अब तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ठीक है, इफ यू रियली थिंक कि मैंने अच्छे से पढ़ाया है और आपने नहीं पढ़ाया, तो यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। कॉलेज आइए कभी भी, जिस टाइम पर मैं फ्री हूँ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप मुझे आके मिलो। जो भी सवाल पूछने हैं पुरानी क्लासेस से रिलेटेड, एवरीबडी इज फ्री टू आस्क। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि सर फलाना टॉपिक था जो आपने उतने अच्छे से पढ़ाया नहीं है, फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है, विद द फुल अश्योरेंस कि आप कभी भी एवर, जब तक आप मुझसे लाइफ में पढ़ोगे,
whenever you give me any feedback about my teaching, ठीक है, it is not going to impact you personally, कभी भी, या आपके मार्क्स पे, आपके प्रति मेरे रवैये पे कभी कोई फर्क नहीं डालेगा, ठीक है, लेकिन इट शुड बी लॉजिकल, मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बेमतलब की बात है। आओ डिस्कस करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर कोई ऐसा टॉपिक है जो उतने अच्छे से कवर नहीं हुआ है, हमें समझ नहीं आया है, सो फॉर दैट ऑल्सो यू आर मोस्ट वेलकम, कभी भी आओ, दोबारा पढ़ लो, तीसरी बार पढ़ लो, चौथी बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो एम्बिगुअस क्या होता है? बेसिकली एम्बिगुअस का मतलब होता है समथिंग विद इम्प्योरिटीज, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? समथिंग विद इम्प्योरिटीज। कभी कभी प्रैक्टिकल टर्म्स में इसको रिडंडेंसी भी कहते हैं। रिडंडेंसी का मतलब क्या है? हालांकि ये दोनों टर्म आपस में थोड़े से अलग हैं एक दूसरे से। इम्प्योरिटीज का मतलब कुछ ऐसा जो गलत हो, ठीक है। रिडंडेंसी का मतलब कुछ ऐसा जो फालतू हो। फालतू डज मीन एक्स्ट्रा, ये नहीं भी होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है ना। जैसे जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूं, अभी फॉर एग्जांपल आपके क्लास में आई कैन सी इस समय कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें कुछ ट्यूबलाइट्स का सेटअप है, कुछ फैंस है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई एक पंखा है जो चल नहीं रहा है, सो दैट इज समथिंग इम्प्योरिटी, पंखा ही खराब है, ठीक है। बट क्लास का साइज है सपोज 25 बाई 25 का, और पंखे मैंने इसमें 60 लगा दिए, सो दिस इज समथिंग रिडंडेंसी। बेमतलब, कोई मतलब नहीं है हर पंखे के बगल में पंखा। गॉट इट? तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन एम्बिग्यूटी जो है, ये जो टर्म है एम्बिगुअस, ये इन दोनों ही पार्ट्स को कवर करता है। ये इम्प्योरिटी को भी कवर करता है और रिडंडेंसी को भी कवर करता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए, ये सारी स्टडी हम किसके बारे में करने वाले हैं? स्पेशली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में ही करने वाले हैं। अब हम रेगुलर की बात नहीं करेंगे, किसी और ग्रामर की बात नहीं करेंगे, सीएसजी की बात नहीं करेंगे। एवरीथिंग विल बी विद रिस्पेक्ट टू सीएफजी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए, ठीक है। तो एक सेक्शन जो हमें स्टडी करना है एम्बिगुअस, हम ये समझेंगे कि अभी फर्स्ट लेवल पे आपने एम्बिग्यूटी पढ़ ली, फर्स्ट लेवल पे जो चीजें गलत थी, खराब थी, उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा के अलग अलग टाइप बना दिए, और हमने वन ऑफ द रिफाइंड टाइप निकाल लिया, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है, जो रेगुलर ग्रामर से थोड़ा कम रिफाइंड है, बाकियों से ज्यादा रिफाइंड है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री होने के बाद भी इसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, वो हम इस वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, तीसरी जो चीज हमें स्टडी करनी है, दैट इज नॉर्मल फॉर्म्स। ऑब्वियसली ये डीबीएमएस से बिल्कुल अलग होंगी, कोई ताल्लुक नहीं है इनका, ठीक है। दो नॉर्मल फॉर्म्स होंगी जो हम स्टडी करेंगे। वन इज कॉल्ड CNF, दैट्स कॉल्ड चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, एंड वन इज कॉल्ड GNF, दैट इज कॉल्ड ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। फुल फॉर्म यहाँ नहीं लिख रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो लिखूंगा इनके फुल फॉर्म्स, ठीक है। दीज आर द टू थिंग्स विच वी विल डिस्कस। और तीसरा इंपॉर्टेंट वर्टिकल होगा इसमें, पंपिंग लीमा, ठीक है। पंपिंग लीमा क्या करता है? पंपिंग लीमा ये प्रूफ करने के काम में आता है कि कोई लैंग्वेज CFL नहीं है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। लैंग्वेज CFL है, ये प्रूफ करने के लिए आप पंपिंग लीमा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये लाइन याद रखना अच्छे से। लैंग्वेज CFL है, ये इस्तेमाल कर, ये प्रूफ करने के लिए यू आर नॉट सपोज टू यूज पंपिंग लीमा। पंपिंग लीमा क्यों यूज किया जाता है? व्हेन वी वांट टू प्रूव सम लैंग्वेज इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो ये इंपॉर्टेंट 3 वर्टिकल्स हैं इस डीप स्टडी के। दिस मच इज क्लियर। अगली 6-7 क्लासेस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है कि हम किस डोमेन में स्टडी करेंगे, किस तरफ हमारी स्टडी आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब ये डोमेन समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी मुझसे। इज देयर एनीबॉडी हु हैज प्रॉब्लम? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब पहले डोमेन की तरफ आगे बढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड इम्प्योरिटीज।
ठीक है, जब भी आपके सामने एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है तो उसमें कितने टाइप की इम्प्योरिटीज पॉसिबल हैं, पहले मैं वो बता देता हूं। ठीक है, नंबर 1, देयर कैन बी सम यूजलेस सिंबल्स। एक एक करके स्टडी करेंगे अभी हम इन्हें, और इन पे भी क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ सब प्रैक्टिकल है, ऑटोमेटा में कुछ नहीं है ऐसा जो थ्योरेटिकल हो, यहाँ थ्योरी भी प्रैक्टिकली लिखनी पड़ती है, इसीलिए नंबर कटे हैं आपके फर्स्ट सब उसमें मिड सेम में। मैंने बताया था इस क्लास में कि नहीं, देयर वाज वन स्टूपिड, मुझे नहीं पता वो इस क्लास का है किसी और क्लास का है, बिकॉज रोल नंबर और नाम हमें एक्सेस नहीं होता है कॉपी चेक करते समय। देयर वाज सम स्टूपिड हु हैज रिटन मीले मुरे। ठीक है, मीले मुरे में क्वेश्चन क्या था कि मीले मुरे कंप्यूटिंग में कैसे काम में आती हैं, इस बात को एक्सप्लेन कर दीजिए। अब उसमें कंप्यूटिंग में कैसे काम में आती है इसके लिए कुछ अलग से नहीं लिखना था, जो मैंने आपको पढ़ाया मीले मोरे के लिए दैट इज द यूज ऑफ कंप्यूटिंग ओनली। ठीक है, उतना ही लिखना था, टपल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना था, स्पेशली जब आप दोनों के डिफरेंस को लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो है दोनों के ट्रांजिशन फंक्शन में, उस डिफरेंस को बड़ी आसान बहुत क्लैरिटी से आपको समझाना था। ठीक है, बट लेट मी टेल यू क्या किया लोगों ने। देयर वाज सम स्टूपिड हु हैज रिटन मीले मोरे इज यू मूरे मशीन, फर्स्ट लाइन फर्स्ट पैरा, मूरे मशीन इज यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग। ठीक है, सेकंड लाइन, मीले मशीन इज आल्सो यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग। ठीक है, तीसरा लाइन, मीले एंड मूरे मशीन टुगेदर आर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग। चलो ठीक है, यहां तक भी ठीक है। कंप्यूटिंग डन बाय मीले एंड मूरे मशीन इज डन इन कंप्यूटर्स। व्हाट द हेल। और उस बेवकूफ इंसान ने 2 पेज भरे हैं ये फालतू की बातें लिख लिख के। मुझे नाम भी नहीं पता कौन है, आई डोंट नो इस क्लास का है भी कि नहीं। प्रोबेबली ही वाज एक्सपेक्टिंग मार्क्स, जनरली होता है ऐसा। मुझे आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस हियर, बट यहाँ से पहले जो इंस्टीट्यूट्स में मैंने काम किया हुआ है मेरे साथ के कोलीग्स को, आई हैव सीन दैट जनरली कॉपीज कैसे चेक कर दी जाती हैं। सरकारी कॉलेज में था मैं इससे पहले, तो आंसर का लेंथ दिखा, नोबडी टेक्स इंटरेस्ट कि उसमें लिखा क्या है, राइट टिक मारा, लेंथ के हिसाब से नंबर दिया, खत्म बात। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ा तो उसमें 2 पेज भरे हुए थे और हर तीसरी लाइन में यही एक बात लिखी है, हर तीसरी लाइन में। मतलब हाउ डज इट मेक सेंस, फालतू की बात, काम की चीज लिखी नहीं और जबरदस्ती की फालतू की बकवास। खैर एनीवेज, इसलिए इस बार ध्यान रखिएगा, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। ऑटोमेटा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, अगर ये चीज अगर आपने, मैं ह्यूमन वैल्यूज पढ़ा रहा होता, मैं आईपीएम जैसा या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जैसा सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता, उसमें आप ये सब भेड़ देते तो शायद मैं आपको अप्रिशिएट करता कि चलो ठीक है, यू हैव दैट सेंस, आपको पता है कि मेरे पे आंसर नहीं आ रहा है तो 5 नंबर के आंसर पे कैसे सर से 1-2 मार्क्स तो ले ही लूं थ्योरी व्योरी लिख के। ठीक है, शायद मैं दे भी देता इस टैलेंट के ऊपर, बट ऑटोमेटा इज हाईली टेक्निकल, इसमें थ्योरी भी आपको प्रैक्टिकली लिखनी है, यू कैन नॉट राइट दिस रबिश। चलो नेक्स्ट, यूजलेस सिंबल्स। ठीक है, दैट इज फर्स्ट इंप्योरिटी। दूसरी इंप्योरिटी, यूजलेस प्रोडक्शंस। ठीक है, तीसरी टाइप की इंप्योरिटी, दैट्स कॉल्ड यूनिट प्रोडक्शंस। अभी डिस्कस करेंगे एक एक को डीपली। सर ठीक है, हाँ जी, स्क्रीन नॉट विजिबल। ओके ओके, मैं स्क्रीन विजिबल कर देता हूं। देखिए अभी आ गई होगी स्क्रीन। यस सर। Yes, sir. सो तीसरे टाइप की इंप्योरिटी यूनिट प्रोडक्शंस। ठीक है, चौथे टाइप की इंप्योरिटी इज नल प्रोडक्शंस। ठीक है, और इसी के 2 पार्ट आ जाते हैं, जैसे इसमें से एक पार्ट ये भी कवर होगा, या कहने का दूसरा तरीका है अनरीचेबल अनरीचेबल प्रोडक्शंस। ठीक है, अनरीचेबल प्रोडक्शंस,
ये 4 तरीके की इम्प्योरिटीज होती हैं एक ग्रामर के प्रोडक्शंस के अंदर। बावजूद इसके कि उसके सारे प्रोडक्शंस सीएफजी के सभी रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, स्टिल इट कैन कंटेन इम्प्योरिटी। ठीक है, अब हमको क्या करना है इन टुडेज लेक्चर और आगे के लेक्चर्स में, सबसे पहले हमें इनमें से एक एक इम्प्योरिटी को स्टडी करना है। ये क्या होती हैं, कैसे यूज की जाती हैं, कैसे रिमूव की जाती हैं, क्यों ये एक इम्प्योरिटी है, और वी विल कीप ऑन गोइंग ऑन विद दैट। ठीक है, सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज यूनिट प्रोडक्शन। और अच्छी बात ये होती कि आपको इसमें इस टॉपिक में एंटर करने से पहले सीएफजी में, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, किस किस टाइप के प्रोडक्शन लिए जा सकते हैं ये आपको याद होता तो बेहतर रहता। ठीक है, मैं याद दिला देता हूं। ठीक है, वेरिएबल डिराइव्स एनीथिंग, ये रेस्ट्रिक्शन था हमारा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास केवल और केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। दैट वाज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ ऐसे प्रोडक्शंस विच यू विल फाइंड ये यूजलेस हैं। ठीक है, कैसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है। सपोज इफ आई हैव अ ग्रामर, a derives, or let us start with the starting symbol only, s derives a, got it? Then we have a derives b, then we have b derives a, got it? If I got these three productions, अब can somebody tell me कि ये finally ये grammar क्या generate कर रही है? S derives A. This grammar is finally generating one simple string, that is a, which can be written very simply. S derive a, खत्म बात। नाउ द प्रैक्टिकल थिंग इज, हाउ डज इट मेक सेंस कि मैं पहले इससे, अब आप ध्यान से देखिए, इसमें एक भी प्रोडक्शन मैंने ऐसा नहीं लिखा है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शंस को फॉलो ना करता हो। सारे प्रोडक्शंस फॉलो करते हैं। ठीक है, बट स्टिल दे आर इम्प्योर। सो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन, एस ड्राइव ए, in addition to this a drive b. So when you have this kind of thing, then this part is called as unit production. And why it is impurity, it is quite evident and clear to you, because this is wasting time during computation or generation of language from ग्रामर। जब आप इस ग्रामर से आप इस ग्रामर से क्या करेंगे, आप इस ग्रामर से लैंग्वेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये जबरदस्ती इस टाइप के प्रोडक्शन जो हैं ये आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, बिकॉज एस से ए पर आने में, ठीक है, मेमोरी तो खर्च नहीं हो रही, बिकॉज दीज आर वेरिएबल्स, बट एटलीस्ट यू आर वेस्टिंग टाइम। गॉट इट? दैट इज वाई, बिकॉज दे आर वेस्टिंग टाइम, इसलिए ये एक इम्प्योरिटी है। ठीक है, क्या बोलते हैं इस इम्प्योरिटी को, यूनिट प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या पैटर्न है, ये पैटर्न है। ठीक है, यू कैन क्रिएट योर नोट्स, एटलीस्ट अब सीरियसली नोट्स बना लो। ठीक है, देन आफ्टर दिस आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस जहां पे आपको यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव करने होंगे। फॉर्मल तरीका क्या है मैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, अभी भी आप एक गलती करेंगे इसको समझने में। ठीक है, वो गलती भी मैं बताऊंगा अभी क्या गलती हो जाती है नॉर्मली। मेक इट्स नोट्स, अच्छे से नोट्स बनाइए इसके। ठीक है, काम का है, एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स हैं ये सब। I'm putting myself on mute and switching off my video for 2 minutes, leaving you with that slide. Notes बनाइए उसके बढ़िया तरीके से।
written your notes? लिख लिए नोट सभी ने? यस। ओके, तो सिंपल सी बात हमको समझ में आ गई. व्हाट इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ अ यूनिट प्रोडक्शन व्हेन वन नॉन टर्मिनल, और यू कैन से simply like this: V is generating another V. This type of production is called unit production. This type of production is called unit production. ठीक है. अब point is इसको remove कैसे करना है. ठीक है. So we have to see, suppose ये V1 था और ये V2 था. फर्दर हमें देखना है कि अब ये V2 आगे अगर किसी भी एक T को जनरेट कर रहा है, T is for terminal, ठीक है, then what you can do, आप सीधे एक नया इसको तो रिमूव कर दीजिए और इसकी जगह एक नया प्रोडक्शन इंक्लूड कर दीजिए, V1 derives T. Got it? Is that clear? बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, सिंपल सा काम करना है. बीच में से जो इंटरफेसिंग है V2 की, उसको हमें हटा देना है और उससे ऊपर वाले प्रोडक्शन से सीधा सीधा हमको डायरेक्ट उस टर्मिनल को जनरेट कर देना है. ठीक है. नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल फॉर डूइंग दिस. एक एग्जांपल करते हैं. इसके लिए मैं आपको देता हूं एग्जांपल. ठीक है. ट्राई टू डू इट एट योरसेल्फ. खुद से करने का कोशिश करना. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसे डिस्कस करेंगे. इफ यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस, जिसको भी डाउट्स होगा मुझे बताना. ठीक है. क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर. Write this: S derives AB, A derives A, B derives C/B, C derives D, D derives E, and E derives A. Got it? ठीक है. ये आपकी गिवन ग्रामर है. ठीक. इसके टपल्स में नहीं लिख रहा हूं. टपल्स इज क्वाइट क्लियर. व्हाट इज योर पर्पस? जी में कुछ है यहां पर, ग्रामर के टपल्स हैं. ठीक है. यू हैव टू आइडेंटिफाई यूनिट प्रोडक्शंस एंड रिमूव देम. गॉट इट? दिस इज व्हाट योर टास्क. करके रखना आपको ये काम. एवरीबडी क्वेश्चन नोट कर लीजिए सब लोग. स्लाइड्स में शेयर कर ही दूंगा. ठीक है. यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव करने हैं, ये काम आपको करके रखना है. नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बाकी की इंप्योरिटीज भी कवर करेंगे. इस क्लास का काफी समय क्लास की फ्रेमिंग करने में गया है. ठीक है. मतलब मुझे आपको अवेयर कराना था कि अब हमारी सारी स्टडी किस डायरेक्शन की तरफ टर्न आउट हो रही है, तो इसलिए बहुत सारा टाइम हमने स्पेंड किया उसके ऊपर. नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होगा, सीधे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. सो एक्सपेक्ट दिस कि अगली क्लास में हम अच्छा खासा कंटेंट कवर करने वाले हैं. ठीक है. याद रखिएगा, इस क्लास में एब्सेंट अगर हुए हैं, कोई भी हुआ है, तो उतना नुकसान नहीं देगा. अगली क्लास में एब्सेंट होना भारी नुकसान देगा. ठीक. तो अगली क्लास में कोई भी एब्सेंट ना हो. स्पेशली जो लोग एब्सेंट हुए हैं उनको खबर दे दीजिए. बेहतर है वो लोग नेक्स्ट क्लास तक प्रेजेंट हो जाएं. नहीं प्रेजेंट होंगे, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देम. फिर उनको समझ में आने में बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे चल के. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द अटेंडेंस. मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दिस इज TC2 ना? Yes. Yes. Yes, sir. बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, सबको याद होना चाहिए. कॉलम पर ही आपकी अटेंडेंस ली जाएगी, उसके बाद अटेंडेंस नहीं होगी. ठीक है. बी अटेंटिव, बी सिंसियर. चलिए स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट कॉलम 7070. 44. 89. 77. 21. 15, 99. 15, 108. 15 हो गया. 99 हो गया. इसके 83. बाद कौन है? 83. डन. एनीबॉडी एल्स? 108. 155. केवल 006 और 100, ये 109 बचे हैं. है कोई इसमें से प्रेजेंट? फाइन. नेक्स्ट कॉलम
01. 45. 07. 90. 45, Last. last 07. 90, 78. 07, 84. 78, 84, 84, 180. 22, 180. Keep checking your 01. screens also. If your attendance is marked, you can leave the class. 100. आवाज नहीं आई लास्ट जिसने बोला. Anybody else? Anyone else for this second column? Fine. Moving. मेरी आवाज आ रही सभी को? Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, yes. Moving on to the third column. 79. 101. 222. 91. 101, sir. 73. 24. 73. 24, 73, 85. 85, 17, 111. 111. Check your screens. Anybody else who is present? Done with this. Next. 03. 47. 74. 92. 80. 18. 74. 130. 09. 130. 130, 92. 92, 92. बेटा देख के बोलो ना. 92 लगा तो दिया. क्या अगली क्लास के अभी लगा दूं? 102, 186, sir. 86. केवल 25 बाकी है. प्रेजेंट है क्या? फाइन. नेक्स्ट कॉलम. 75. 41. 41. 87. 93. 93, 133. 93 के बाद 48 last. 48 लास्ट. एनीबडी एल्स? 133. आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी. 133. 133. Somebody said 81. Done. Anybody else from this column? 105. दो लोग बोल रहे हैं 105 एक साथ. Anybody else from this column? Fine. Last column. 50. 88. 92 series. 69. 69, sir. Last, sir, 50. First, sir. 69. 106. 76. 05. 106. 1111. 20. Yes. 150. Anybody else? 150. 150. 150. 11. Anybody else? कोई और पेंडिंग अटेंडेंस के लिए? लास्ट कॉलम में कोई बाकी है क्या? Done with this. Leave the class and join your next class.